दोस्तों, पांचवें टप्पे का इलेक्शन अब पूरा हो चुका है। 140 करोड़ की जनता के मन में बस अब एक ही सवाल है, क्या होगा रिजल्ट? कौन जीतेगा? कौन आएगा? किसकी बनेगी सरकार? क्या पांचवें टप्पे के बाद इंडिया अलायंस बीजेपी को पीछे खींचने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी, या जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार? देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार देश भर में 49 सीट्स पर पांचवें टप्पे में इलेक्शन हुआ, जिसमें से महाराष्ट्र में 13 पर इलेक्शन हुआ। पांचवें टप्पे के बाद देश भर में 429 सीट्स पर इलेक्शन हो चुका है। अब सिर्फ 114 सीटों पर इलेक्शन बाकी है, जिसके लिए 25 मई और 1 जून को इलेक्शन होगा। पिछली बार की स्थिति क्या थी और इस बार क्या होगा, आइए करते हैं ढंग की बात। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये स्टेट्स नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में बाकी हैं। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स में भी इलेक्शन होना अभी बाकी है। इसके अलावा राजस्थान, एमपी और उससे नीचे साउथ में यानी कि तमिलनाडु और उससे नीचे सारे के सारे स्टेट्स में इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। पांचवें टप्पे में सबसे ज्यादा यूपी में 14 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में 13, वेस्ट बंगाल में 7, बिहार में 5, उड़ीसा में 5, झारखंड में 4, जम्मू और कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1। ऐसा ये 49 सीट्स का कैलकुलेशन है। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स मायावती की बसपा ने फील्ड किए हैं, 46, बीजेपी के 40, शिवसेना एकनाथ शिंदे के 6 और भाजपा के अलायंस पार्टनर्स के 3। इसी तरह से कांग्रेस के 18 कैंडिडेट्स हैं, समाजवादी के 10, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 8 और राष्ट्रवादी शरद पवार के 2 कैंडिडेट्स और लालू यादव की आरजेडी 4 पर इलेक्शन लड़ रही है। इसके अलावा ऐसी पार्टीज हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया अलायंस के वो साथ हैं, जैसे कि बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल। ये भी मैदान में है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब जरा 2019 के रिजल्ट देखें तो इन 49 सीट्स में से 2019 में एनडीए को 39 सीट्स पर जीत मिली थी, जिसमें से भाजपा ने 32 और शिवसेना ने 7 जीती थी। इसी तरह आज की इंडिया अलायंस ने 8 सीट्स जीती थी, जिनमें से कांग्रेस को सिर्फ 1 पर जीत मिली थी और उसके एलाइज ने 7 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की 13 सीट्स देखें दोस्तों तो डायरेक्टली इस बार इनमें से 6 सीट्स पर शिवसेना उद्धव ठाकरे आमने सामने है शिंदे गुट के। मुकाबला 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में है। 2 सीटों पर बीजेपी और ठाकरे गुट आमने सामने है। 2 पर बीजेपी और राष्ट्रवादी शरद पवार आमने सामने है। 2019 में तो इन सब 13 सीटों को बीजेपी और शिवसेना ने जीता था, मगर इस बार स्टोरी पूरी अलग है। मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी ने टिकट दिया है एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम को। इनके सामने है कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ और पूरा का पूरा इलेक्शन ध्रुवीकरण पर आधारित हो गया है। पूरा नैरेटिव जो चलाया गया वो ये है कि क्या आप उज्ज्वल निकम को लाना चाहेंगे या अजमल कसाब को। ऑपोजिशन कैंडिडेट के बारे में तो कोई बात नहीं की गई। इस तरह से पोलराइज्ड कैंपेनिंग हुई। थाने कल्याण में एकनाथ शिंदे को अपनी ट्रेडिशनल सीट बचाने का चैलेंज है। नासिक में तिरंगी फाइट हमको देखने को मिलेगी, खासतौर पर शांतिगिरी महाराज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी तरह भिवंडी में भी एक तिरंगी लड़त है, जहां पर कपिल पाटिल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वर्सेस राष्ट्रवादी के बंड्या मामा और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नीलेश सांबरे, इन तीनों के बीच में घमासान टक्कर है। इसी तरह मुंबई नॉर्थ में पीयूष गोयल के सामने कांग्रेस के भूषण पाटिल खड़े हैं। अब दोस्तों आइए यूपी की तरफ। यहाँ इलेक्शन 14 सीटों पर हो रहा है और 14 सीटों में से 13 सीट पर बीजेपी 2019 में जीती थी।
लेकिन इस बार लड़ाई इंटरेस्टिंग होगी। पहले ये माना जा रहा था कि यूपी बेल्ट तो बीजेपी पहले ही से जीत चुकी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस टप्पे में रायबरेली और अमेठी में भी इलेक्शंस हुए, जो कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं। जनता की बात देखें और ग्रास रूट पर वोटर टर्नआउट को देखें, इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना जोश है और जनता भी चाहती है स्मृति ईरानी को हराया जाए। लखनऊ मतदार संघ में राजनाथ सिंह वर्सेस समाजवादी के रविदास मल्होत्रा हैं। केसरगंज लोकसभा में ब्रिजभूषण सिंह है। वही जो फीमेल रेसलर्स के प्रोटेस्ट और आंदोलन के चलते उन पर इल्जाम को देखते हुए बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन उनकी जगह बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में टिकट दिया है। अपने पिताजी का सुबह आशीर्वाद लिया, इस टाइम अपने बड़े गुरु का आशीर्वाद लेने आया था। हनुमान जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। दोस्तों, यूपी में सबसे बड़ा चैलेंज भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने जो नजर आ रहा है वो ये है कि उनकी पार्टी उनसे किन मुद्दों को लेकर प्रचार करना चाहती है वो कंफ्यूज हैं। लगातार बदलते मुद्दों में उन्हें कंफ्यूज कर दिया है। कभी हिंदू मुस्लिम का इशू तो कभी मुसलमानों का खुद को शिव चिंतक बता रहे हैं। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मैं कभी इन विषयों को ले आया। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, आत्ममंथन करिए, सोचिए। कभी बैज लेने की बात हो रही है तो कभी मंगलसूत्र लेने की बात हो रही है, कभी विरासत लेने की बात हो रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं, जनता के जो असल मुद्दे हैं इनको टोटली मिस किया गया है और इसको लेकर जनता में आक्रोश है। किसानों का मसला हो या स्टूडेंट्स के सड़क पर आए हुए एजिटेशंस, ये सारे मुद्दे इस बार बीजेपी टोटली मिस कर रही है। शिक्षा मित्र अनुदेशक जैसे इश्यूज हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट राहुल गांधी और अखिलेश यादव, पूरे इंडिया अलायंस का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है। वो हाई मॉरल ग्राउंड पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, खासकर यूपी में, चाहे वो अमेठी रायबरेली हो या कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी। गठबंधन बहुत ही स्ट्रांगली नेविगेट कर रहा है। दोस्तों, राहुल ने अपनी रैली में नारा दिया था खटाखट का। खटाखट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, खटाखट आपका काम हो जाएगा, खटाखट आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये इतना पॉपुलर हुआ कि मोदी जी भी इसको अपनी स्पीच में रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को। खटाखट 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 खटाखट। विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। और फूलपुर और प्रयागराज में तो इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिला कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना भाषण दिए ही वहां से जाना पड़ गया। इतनी भीड़ उमट आई थी कि स्टेज तक कर वो भीड़ चढ़ गई थी। बस छोटा सा भाषण हुआ और दोनों नेता चले गए। इतना उत्साह 10 सालों में पहली बार ही देखने को मिला है। दोस्तों, इलेक्शन में सीट जीतने वाले फैक्टर्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओबीसी की अपर कास्ट हो या दूसरे अपर कास्ट या एजुकेटेड लोग हो, इनका स्टैंड बहुत क्लियर होता है। मेट्रोज में और शहरों में लोग अपना मन बना लेते हैं और स्टैंड को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो चुनाव को पलटते हैं या जो इलेक्शन में जीत और हार किसी भी पार्टी को दिलवाते हैं, वो दरअसल में होते हैं ईबीसी या ओबीसी की लोअर कास्ट या और एससीज एंड एसटीज। यही फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और यही बात महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा इशू है। मराठा और जारंगी पार्टी का फैक्टर यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यही यूपी में भी दिख रहा है। ये तबका डरा हुआ है
और अपने अधिकारों और संवैधानिक आरक्षणों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हो चुका है। इसको बचाने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड नजर आ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। बीजेपी के नेताओं ने बार बार ये कहा कि हम 400 पार अगर जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है। तो लोगों को लगा कि दलित और पिछड़े और ओबीसीज और आदिवासी को फिर से स्वर्णवादियों के नीचे आना पड़ेगा और उनके संवैधानिक अधिकार छीनने का रियल खतरा मौजूद है। ये मुद्दे यूपी में बड़ा रोल प्ले करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जिस पॉलिटिकल पार्टी का होगा वो डिस्कशन में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, और वो है मायावती की बीएसपी। जितने ज्यादा वोट मायावती की बीएसपी काटेगी उतना ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ इलेक्शन में होगा। और हमने देखा है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स भी बीएसपी ने खड़े किए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स मैदान में उतार कर बीएसपी एक तरह से बीजेपी की बी टीम बनकर मैदान में काम कर रही है। दोस्तों यही सब कैलकुलेशंस बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी चल रहे हैं। बंगाल में तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी अस्तित्व की टक्कर है। ये इलेक्शन और 5th फेज ऑफ इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स लेकर आएगा। देखना होगा 4 जून को कि क्या रिजल्ट्स होते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि किसके जीतने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की बाजी किसने मारी, महाराष्ट्र को कौन जीतेगा, बंगाल की सिचुएशन क्या होगी, और दूसरे राज्यों में भी इंडिया अलायंस और एनडीए की सिचुएशन किस तरह से वर्कआउट हो रही है। दोस्तों मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।